हर 10 में से 8 लोग तो मिल ही जाएंगे जो हमेशा बोलते हैं हमें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इंसोमिया है। कदे सोचे सी छोटा बच्चा भी डिप्रेस्ड हो सकता? हाँ जी, मेरे पास आते हैं 6-6 7-7 साल के बच्चे हैं। अगर मैं बात करूँ योग की तो इसका पर्पस ही हमें अपनी सांसों के बारे में जानना है। अपनी सांस कैसे लेते हैं, उससे हमारी क्या एनर्जी हमको मिलती है। एक दुक्का लोगों ने बोला होगा कि हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना है, अदरवाइज सब पहले ऐसे ही आते हैं कि हमें वेट पे काम करना है, क्योंकि योग सिर्फ वेट पे काम नहीं कराता है। हमारे जो सबसे पहले योगी हैं वो शिव हैं। मैं किते पढ़िया सी कहंदे कि योग मेडिटेशन एज रिवर्स कर दिंदा है। रात सोने के लिए बनी है, दिन अगर जागने के लिए बना है, हमने रात को जागने के लिए बना दिया, दिन को सोने के लिए बना दिया। हमने वो एनर्जी ली है जो पहले ही सॉफ्ट और काम है, और हमने एक्टिव एनर्जी ही नहीं ली मॉर्निंग की। कई लोग अपने आप नाल 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, जो ध्यान भी लगाना चाहन तो उन्होंने ध्यान नहीं लगता। मतलब ये निकलता है कि वो मेंटली डिप्रेस्ड नहीं। देखो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, ये हमारे स्पाइन के ऊपर हैं, तो बेसिकली दे ऑल आर आवर एनर्जी सेंटर्स। अब उनको एनर्जी दे कौन रहा है? ब्लॉकेज किमें पता लगती है कि ब्लॉकेज है? तिब्बत में आप ये लगा लो या मोनेस्ट्रीज में ऐसे कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपना कोई अगर कोई पेशेंट है तो वो इन ये जो साउंड हीलिंग के बाउल्स हैं, इन्हीं की वाइब्रेशन से वो अपने आप को हील करते थे। बहुत स्टार्टिंग में तो लोग बोलते हैं कि थर्ड आई के ऊपर आप फोकस करो तो आपका ध्यान लग जाएगा। नहीं, हमारा ध्यान कैसे लगेगा जब आप रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम नहीं कि अलग ने? नहीं, दोनों अलग है, बोथ आर डिफरेंट। बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में दोनों को फिर से मिक्स कर दिया गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि माला जाप करेंगे, शायद मंत्र चैंटिंग करेंगे, रोज आधा घंटा धूप और बत्ती लगाने से होगा। सेलिब्रेशन साउंड हीलिंग नहीं हो सकता। मेरे लिए सेलिब्रेशन रोज खुश रहना है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? तुसी डेली खुश किवें हो सकते हैं विदाउट रीजन? सरेंडर, वजह होनी चाहिए, हंसने वाली कोई बात होनी चाहिए। पर बिना पर्पस तो हंसिया किवें जा सकता है? कोई तो रीजन होना चाहिए। हर चीज की एक प्रैक्टिस है। तुसी हुण हंस के दिखा सकते हो? बिल्कुल, हंस के भी दिखा सकते हो, रो के भी दिखा सकते हो सेम टाइम पे। दिखाओ। बिल्कुल, लो आप। इतना भाव, इतना सरेंडर जब आप में आ जाए तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली है। बिल्कुल तो यही है योग, हमें यही बैलेंस सिखाता है। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सिमरन कौर ते सिमरन टॉक शो देखण वालियां दा सारियां दा मैं स्वागत करदी हाँ। बहुत धन्नवाद इन्ना प्यार ते सत्कार देण दे लई सिमरन टॉक शो नूं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਟਰੀਟ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਰੰਜਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, योगा क्यों किया जाता है, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਰੀਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, नेचर 'ਚ जाना चाहते होंगे हैं, बट थोड़ा पर्पस की होंदा? देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो योगा मेरी लाइफ में बचपन से है। मेरे फादर करते थे, उनको देख देख के मैं इंस्पायर हुई, और जैसे बड़ी हुई और मुझे अवसर मिला योग करने का तो मैं इसमें आ गई। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि योग आपको चुनता है, आप योग को नहीं चुनते। तो
मेरा पर्पस सिंपल था कि मैंने जैसे कि बचपन से सुना था कि रिलैक्सेशन होता है, माइंड रिलैक्स होता है, आप अपनी सांसों के ऊपर काम करते हो, आपको एक अच्छा फील होता है आप। क्योंकि अगर मैं बात करूं योग की, तो इसका पर्पस ही हमें अपनी सांसों के बारे में जानना है कि हम अपनी सांस कैसे लेते हैं, उससे हमारी क्या एनर्जी हमको मिलती है। तो उसी पर्पस से मैं योग में आई। और योग के साथ, क्योंकि योग एक ऐसी जर्नी है जो कि आपके शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाती है। तो बीच के जितने भी चरण हैं, ये इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो योग है। योग ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ देखो, ਸਕੋ। अगर मैं बोलूँ कि योग की स्टार्टिंग में हमारे जो सबसे पहले योगी हैं वो शिव हैं। शिव एक पहले योगी हैं, तो शिव की से ही योग का स्टार्टिंग हुई है योग की। तो बाकी पतंजलि, महर्षि पतंजलि है जिन्होंने योग के बारे में डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से, उनके अष्टांग योग के बारे में, हथा योग के बारे में। तो ये बहुत पुराना है, हमारे ऋषि मुनि जो आज के समय में भी करते हैं और पुरातन समय में भी करते थे, क्योंकि ये एक साधना है। ओके, योग एक साधना है। बिल्कुल। वी हैव heard so many times ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਵਾਈ ਸੋ? ਜਿਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਮ। बिल्कुल। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, दोनों फॉर्म्स अपने अपने लेवल पे बेनिफिट देते हैं। अगर मैं सिर्फ योग की बात करूं तो योग पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ये एक साधना है जो कि आप अपनी सांसों पे काम करते हैं। और जिम में आपका फिजिकल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि मैं जिम को ये कह रही हूँ कि नहीं, आपको जिम नहीं करना चाहिए, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने शरीर के बारे में जानना। तो ये एक साधना के तरीके से हम अपनी सांसों के ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं तो हमारा सेम टाइम पे हमारा पीस ऑफ माइंड सही होता है, हम रिलैक्स्ड होते हैं, हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों का बैलेंस होता है। तो इसलिए मैं अपने लिए बोलूं या मैं औरों के लिए भी बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि योग हर किसी के जीवन में होना चाहिए। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਯੋਗ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल। योग ਐਂਡ का, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ भी चाहिए ਨਾਲ। हाँ जी, योग का एक ही जिसे आप बोल सकते हो कोर है, वो पेशेंस ही है। पेशेंस है, सरेंडर है कि आप इसको कैसे लेते हो। इसको हम फिजिकल नहीं लेते कि ये सिर्फ एक फिजिकल है। जैसे बहुत से लोग आजकल बोलते हैं कि नहीं, आसन करना ही बहुत ज़रूरी नहीं होता, ये साधना ही क्यों है कि अगर क्या हम बिना आसन के भी इसको कर सकते हैं। हमारे पतंजलि में, अगर जो पतंजलि ऋषि हुए हैं, तो अष्टांग के 8 सूत्र बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, प्रत्याहारा, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, आसन। तो ये सब चीज़ें मिलके जब बैलेंस में हम करते हैं तो ये हमारी साधना बनती है। तो इन सब को करते करते हमें पेशेंस तो आती है। तो ये एकदम फिक्स करने वाला, चुटकी वाला काम नहीं है। तो इसमें बहुत साल लगते हैं, और जैसे जैसे आप हर चरण को पार करते जाते हैं तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਏਜ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ है। बिल्कुल लगती है, क्योंकि आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हम आसपास में देखें तो लोग आपको हर 10 में से 8 लोग तो मिल ही जाएंगे जो हमेशा बोलते हैं हमें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इंसोमिया है, और भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन में पेन है, हेडेक है। तो जब आप योग में आ जाते हो, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ही काम करते हो, फोकस करते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे जाने लग जाती है। तो आप अंदर से भी खुश हो, बाहर से भी खुश हो, तो फिर वो ही आपकी स्किन पे भी नज़र तो आता है, और आप सच में आप 10 क्या 15 साल तक आप छोटे लगते हो। ਕਿ यही कारण है ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਗਲੋ ਦਾ? देखो, मैंने की तो योग में, जब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने साधना के तरीके से लिया, पर इसको करने के बाद, इसमें उतरने के बाद सच में लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
तो जैसे अंदर से वैसे बाहर से। अब हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, जब आप योग करने लग जाओगे तो आपको स्ट्रेस, वरीज, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि डे टू डे आपको हमेशा चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन योग करने के बाद आपको वो टूल मिल जाता है कि इनसे हमें डिटैच कैसे होना है या हमें अपनी प्रॉब्लम्स को लेट गो कैसे करना है। तो सिंपली ये एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप इसमें उतरते जाओगे आपको इसके वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे, जो कि हमें ज़रूरी है, हमें मिलने ज़रूरी है। हर इंसान खुश होना चाहिए। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है चीज़ें कि आपको खुश होना है, आपको ये करना है, लेकिन ये विधियाँ हैं। योगा करते हुए आपको, आपके पास विधियाँ आती हैं कि हाँ, मैं अगर ये चीज़ करूँगी तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा होना है, या फिर मैं सिंपली अगर अपनी प्रैक्टिस में ही हूँ तो मेरे को शायद जो आने वाली सिंपल प्रॉब्लम्स बोल लो या फिर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी, आप उससे बहुत जल्दी निकल जाते हो। ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹਲੇ ਵੀ ਨੋ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਨੈक्शन ऊपर वाले ना बहुत चंगी तरह जुड़ जाता है। देखो, मेरा रिट्रीट करने का पर्पस भी यही रहता है कि एक तो हम जो भी अपनी मॉर्निंग की रूटीन बोल लो, इवनिंग की एक रूटीन से हमें ब्रेक लेना होता है। तो हमें उस समय ना तो हमें मोबाइल चाहिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा, लोग इतने इन्फ्लुएंस हैं सोशल मीडिया के कि हमारे हाथ में अगर हम 24 घंटे बोलें तो मैक्सिमम लोगों का 8 घंटे तक का भी स्क्रीन टाइम है। तो रिट्रीट्स में क्या है कि जब हम बाहर जाते हैं, कनेक्ट होते हैं पहाड़ों से, अच्छी हवा से, चिड़ियों के चहचहाने से, इन सब चीज़ों जैसे ही हमारी कनेक्टिविटी बैठती है तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें हमें यूज़फुल लगती नहीं। तो फिर उसमें हमें नेटवर्क से कोई लेना देना भी नहीं कि नेटवर्क है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपने आप से जुड़ने आए हैं। और योगा आपकी सेल्फ की जर्नी है, ध्यान आपकी अपनी सेल्फ की जर्नी है। तो वो डिसकनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। हम तो कोई स्पेस ही ऐसी ढूंढते हैं जिसमें नेटवर्क कम ही हो। अच्छा, एक ना एक दिन ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, लोगों ने? यही तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये साधना है, आपकी सेल्फ की जर्नी है, सेल्फ की प्रैक्टिस है, तो वो आपको अंदर से अपने आप से मिलाती है। क्योंकि आप अगर दिन में देखो तो आपके पास इतने काम हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो आपने पहले बोला है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, कि इतना काम कर रहे हैं दिन के, उनका शेड्यूल इतने हैवी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि उनको काम करने, वो उनको अगर बोलो कि आप कुछ ध्यान करना चाहोगे या योग करना चाहोगे या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करना चाहेंगे, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। पर ये जो अपने आप से मिलने वाला टाइम है, ये कुछ देर शांत बैठने के लिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करने के लिए कि आप अपने आप से मिलो। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ डिप्रेस्ड ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ टायर्ड ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ एग्जॉस्टेड ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल। देखो, मेंटली एग्जॉस्टेड तो है ही है, तभी अपने आप से बैठ नहीं पा रहे। लेकिन जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलती जा रही हूँ कि प्रैक्टिस, हम नहीं बोलते कि आप कोई सामने करने के लिए कुछ अगर उसको बोला जाए कि आप 5 मिनट अपने आप से बैठो, ऑलवेज उसके माइंड में थॉट्स आते रहेंगे। कभी मुझे अभी शाम को ये करना है, या मुझे मॉर्निंग में ये करना है, या मुझे कहीं जाना है। तो क्यों वो अपने विचारों से कभी भी वो डिस्कनेक्ट नहीं होता। अब इसमें क्या है कि 5 मिनट बैठना, जब आप बैठना स्टार्ट करते हो अपनी सांसों के साथ और रोज़ प्रैक्टिस में बैठते हो, तब जाके कहीं आप अपने आप से मिलते हो। तो अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ कि आप एक प्रैक्टिस 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक रोज़
अपने आप से एकांत जगह में कहीं भी जहाँ आपको लगे कि थोड़ी आवाज़ कम है या फिर आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, जाके बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप उसका रिजल्ट देखिए। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ देखो ਜੋ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ? हाँ, मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप ज़्यादातर आज के टाइम में क्या है कि लोग जब सूरज पूरा सर पे आ जाता है या उदय हो जाता है उसके बाद उठते हैं। अब अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं जिनके सामने सूरज उदय होता है वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए उसका बेनिफिट ज़्यादा है कि आप अपनी आँखों से सूर्योदय को देखते हो। तो मॉर्निंग का बेनिफिट है, बट मैं ये नहीं कहती कि बहुत लोगों की जैसे नाइट शिफ्ट है और वो मॉर्निंग में नहीं कर सकते, तो फिर उनको ये बोला जाता है कि कुछ ना करने से बेहतर है आप शाम को ही कीजिए। तो उसके लिए फिर 4 बजे का टाइम भी सही है, 5 का भी सही है, 6 का भी सही है, लेकिन शाम के समय में आपको अपने भोजन का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने उसमें कितना गैप लिया है। अच्छा जी। तो इसलिए मॉर्निंग में खाली पेट होता है तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, बट ये है कि आपको उठना पड़ता है, एक एफर्ट लगता है। ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? कोई एज लिमिट नहीं, एज की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ बिल्कुल ਸਕਦਾ ਹੈ बिल्कुल और बुजुर्ग भी? बिल्कुल, क्योंकि योग अगर या ध्यान की हम बात करें तो हमारी सांसों का ही तो खेल है, हम अपने सांसों से तो खेल रहे हैं। सांस को एक वाइटल फोर्स जिसको एक एनर्जी बोलते हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं, अपनी सांसों को बढ़ाते हैं। मान लो अगर मैं सिंपली वे में समझाऊं कि प्राणायाम करते हैं, बहुत से प्राणायाम है, भ्रामरी है, उज्जयी है, तो इन सब जितने भी प्राणायाम इनके सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और अगर मैं एक वर्ड में बोलूं है तो ये सारी ब्रीदिंग। तो अगर हमें ये करनी आ जाए, अच्छे ढंग से करना हम सीख जाएं, तो किसी भी एज का इंसान कर सकता है। हम तो अभी यहाँ रहते हैं, अपने भारत में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 3-3, 4-4 साल के बच्चों को सिखाया जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाती है, ध्यान करना बताया जाता है कि आपको सिंपल जस्ट बैठना ही है। ये सारी चीज़ें वहाँ की प्रैक्टिस में ज़्यादा लोग करते हैं वहाँ, जबकि हमारे इधर बहुत कम। उनको ऐसा लगता है कि योगा तब करना चाहिए या ध्यान तब करना चाहिए जब आपकी एज हो जाए, और हमारा मानना ये है कि योग आपको शुरू से ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेल्फ की जर्नी है, सेल्फ की प्रैक्टिस है। तो इसके लिए आई हर्ड यू टॉकिंग अबाउट चक्रास एंड ब्लॉकेज। ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ हैं टोटल कितनी चक्रास ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ओके, देखो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं जो कि हमारी स्पाइन के ऊपर अलाइन है। मूलधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहता, आज्ञा और विशुद्धि, आज्ञा और सरहस। अब जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि योगा की जर्नी या ध्यान की जर्नी हमें आत्मा से परमात्मा का मिलन, हमें एक सुप्रीम तक जाना है। उसमें हमारा फिजिकल बॉडी हमारा पार्ट है। अब हम चक्रास की बात करते हैं कि हमारे स्पाइन के ऊपर हैं, तो बेसिकली दे ऑल आर अवर एनर्जी सेंटर्स। अब उनको एनर्जी दे कौन रहा है? ब्रीदिंग। यस। तो जब हम ब्रीदिंग पे काम करते हैं तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि हमारे सारे चक्रास का 7 चक्रास हैं, उनका सबका पर्पज़ अलग अलग है। ब्लॉकेज किमें पता लगती है कि ब्लॉकेज है? एक जो लोग ध्यान नहीं कर रहे या ध्यान में नहीं बैठते या योग नहीं करते या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस नहीं करते, तो उनको तो ये सारी चीज़ें समझ आना बहुत मुश्किल है। ओके। लेकिन अगर कोई इस प्रैक्टिस में है, जैसे मैं साउंड हीलिंग करती हूँ, तो हम किसी के ऊपर जब पर्सनल साउंड हीलिंग करते हैं तो उन जहाँ हम साउंड हीलिंग करते हैं बहुत बार उनके चक्रास थोड़े से, आप ये बोल सकते हो कि उनकी ब्लॉकेजेस है, तो वहाँ से हमें फील होता है कि यहाँ हाउ इट फील्स, किमें महसूस होता है, किमें पता चलता? पेन, एंगर, इमोशन इश्यूज, डिप्रेशन, ये सारे चक्रा से ही ओरिएंटेड है। तो इट मीन्स अगर ये उनसे ओरिएंटेड है तो फिर ब्रीदिंग का कुछ हुआ कि वो सही से ब्रीद नहीं कर रहे, अलाइनमेंट से कोई चीज़ नहीं कर रहे, मीन्स बैठ भी अलाइनमेंट से नहीं रहे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि स्पाइन को ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो बोला जाता है कि स्पाइन को अलाइन करो, क्योंकि हमारी चक्रास तो स्पाइन के ऊपर है और वो एनर्जी सेंटर्स हैं, उनके पास आराम से ब्रीदिंग हेड टू टो तक जानी चाहिए।
तो हमारे चक्रस पर जब ब्रीदिंग अच्छे से जाएगी, हमारी ब्लॉकेज अपने आप ही खत्म होने वाली है। एक वर्ड में बोलूं तो योगा इज अवेयरनेस। जब हम हर चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हैं, अपने बैठने के लिए, अपने चलने के लिए, अपने बोलने के लिए, तो आपके चक्रस भी ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाते हैं। कि साउंड हीलिंग वैसे मैं भी अटेंड ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰग ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? देखो, इसका एक्सपीरियंस ही, अगर मैं बोलूँ कि साउंड हीलिंग में एक ऐसे इंसान को बताऊँ, अगर किसी को चक्रस का पता ही ना हो कि हमारे बॉडी में चक्रस है, तो वो शायद उसकी वाइब्रेशंस को ऐसे फील करेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं एनर्जी सेंटर्स को समझा के इस हीलिंग के बारे में करूँ तो उसको ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ का। बेसिकली ये क्या है, जब बाउल्स को हम प्ले करते हैं तो वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज मतलब लोगों तक पहुंचती है इसकी। तो वो जो आपके चक्रस की ब्लॉकेज है या कुछ है, उनके ऊपर जाके हिट करती है। तो बहुत बार हमें सूदिंग सा लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, हमारी चक्रस पे वो वाइब्रेशंस पूरी पहुंचती है, तो हमें बहुत मज़ा आता है। और बेसिकली ये तिब्बतियन आर्ट है। कि ये है तिब्बतियन, जो तिब्बत के लोग हैं, ये उधर से आई हुई एक मतलब हीलिंग है। बहुत पुराने समय में तिब्बत में आप ये लगा लो, या मोनेस्ट्रीज़ में ऐसे कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपना कोई अगर कोई पेशेंट है, किसी को पेन है या कुछ है, तो वो इन ये जो साउंड हीलिंग के बाउल्स हैं, इन्हीं की वाइब्रेशन से वो अपने आप को हील करते थे। या वहाँ पे मास्टर्स जो थे, तो वो इन्हीं की वाइब्रेशन से अपने आप को, उनकी बॉडी को हील करते थे। बेसिकली साउंड हीलिंग मीन्स कि साउंड हील कर रहा बॉडी ਨੂੰ। हाँ जी, बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, वो बॉडी तक पहुँचती है। ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। करता है। बहुत बार तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि नहीं, साउंड हीलिंग में सिर्फ नींद आ गई है तो आप रिलैक्स हो जाओ, तो ये भी कहीं तक बोलना सही नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जब हीलिंग में लेटने में आते हैं तो उसकी थके हुए होते हैं, तब भी सो जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि हीलिंग को थोड़ा सा आपको फील करना चाहिए। अगर आप थके हुए हो और आपको रिलैक्स हो रहा है और पीसफुल आपको स्लीप हो रहा है, तो इट मीन्स वो आप पे काम कर रहा है। अगर आप सोचो कि आप थके हुए हो और नींद तो रात का टाइम हो गया, नींद वैसे ही आ रही है, तो वो तो हर कोई सो जाएगा, नीचे लेटते उसको नींद आ जाएगी। बट हाँ, इसकी हीलिंग बहुत पावरफुल है। वाइब्रेशंस बहुत अच्छा काम करती है आपकी बॉडी के ऊपर। इंसोमिया, एंजाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सब चीज़ों के ऊपर काम करती है ये हीलिंग। What is healing according to you? It's acceptance, it's forgiveness, or it's move on. What is नहीं, healing हीलिंग का according to you? कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि हम सांस के साथ भी अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। जब हम अच्छे ढंग से अपने उस पूरी एनर्जी सेंटर्स पे हम एक ब्रीद को अच्छे से अलाइन के साथ वहाँ तक उसको लेते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी हील होती है। और उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें साउंड हीलिंग ही करनी है तभी हम अपने आप को हील कर पाएंगे। हीलिंग इसकी हम रिलैक्स हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। अब हील करने के बहुत से और भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। सबसे पहले तो योग ही है। अपने ब्रीदिंग से अपने आप को हील कीजिए, थोड़ी देर अपने आप से बैठिए। और भी बहुत सी हीलिंग है, डांसिंग कीजिए। बहुत से लोग डांस करके हील हो जाते हैं। वो एक ऐसी एक्टिविटी जो आपके माइंड को काम करती है, वो हीलिंग ही है। आई हैव met so many people जो ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੋਗਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਯੋਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਵਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਬਿਕॉज ਇਹ ਤਾਂ ਮਾइंड ਨੂੰ ਬਹੁਤ रिलैक्स कर ਦਿੰਦਾ ना, ये तो बहुत शांत होना चाहिए हो इंसान। वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान कैसे करता है। ओके, उसको एक फिजिकल की तरह लेता है कि एक उसको स्पिरिचुअल जर्नी की तरह लेता है, या उसको किस ढंग से लेता है कि उसके बॉडी के ऊपर उसका बेनिफिट हो। बहुत से लोग, मैं भी देखती हूँ,
बहुत बार ऐसा थोड़ा उदास भी होती हूँ लोगों की ऐसी चीज़ें देख के कि लोग योग तो कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे वे में नहीं उसको कर रहे हैं। उनका सिर्फ पर्पस सिर्फ फिजिकल हो गया कि हम वेट कम कर लेंगे, और वेट कम करने के पर्पस से इट मीन्स आप कभी भी अपने उस एक्चुअल जो उसका एसेंस है उसमें कभी नहीं जाते। तो जब उनका मोटिव योग का जो देने का है उस चीज़ को ले ही नहीं रहे, तो उनका वो एंगर स्ट्रेस उनका भी नहीं जाएगा। पहले हमें खुद को समझना होगा कि योग हमें क्या चीज़ करता है, हमारे लिए कितना पावरफुल या कितना बेनिफिट हमें देता है, तभी हम दूसरों को उसके बारे में सिखा पाएंगे। लेकिन जब हमारी ही प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो शायद हम भी उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਜਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ हद तक बदल देता है। नहीं, हाँ, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि मुझे योग ने बहुत कुछ दिया है। ये आप ये लगा लो कि ब्लेसिंग्स ही हैं जो मेरी लाइफ में है। अब मैं शायद खाने के बिना रह सकती हूँ, मैं योग के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी सेल्फ की जर्नी है। मुझे बहुत मज़ा आता है। इसने मेरा एंगर इशू या आप ये लगा लो कि हर वो उस चीज़ में हेल्प करी है जो कि नॉर्मल लाइफ में सब लोगों को होती है। एंग्जाइटी भी होती है, एंगर भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, एनर्जी भी उनको ऐसे लगता है डाउन है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको बहुत ही एक आप ये लगा लो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ कर रही हूँ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। नहीं, किसी पे नहीं निकालती। ਫਿਰ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हाँ, ਭਾਵੇਂ लेकिन उसके ਗੁੱਸਾ लिए ਹੋਵੇ बहुत सी ऐसी ध्यान की विधियाँ हैं, वो कर ले। मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही कि आपको डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी कि जब आप योग में आ जाओगे। नहीं, मैं ये कभी नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही हूँ कि जब वो प्रॉब्लम्स आपको आपकी लाइफ में आएंगी, बट आपके पास योगा एक ऐसा माध्यम होगा, वो अपने आप चली भी जाएंगी। आपके पास टूल आ जाएगा कि मैं इनसे डिटैच कैसे हो जाऊँ। सिंपली मैं भी वही करती हूँ। हाँ, ये है कि मेरी प्रैक्टिस मैं 2015 से हूँ इस प्रैक्टिस में, और आज तक मैंने इसको कभी भी स्किप नहीं किया है। आप ये लगा सकते हो, ये बोल सकते हो कि ये मेरी एनर्जी है। अगर मेरे पास मेरी एनर्जी नहीं होगी तो आप सोचो क्या, फिर तो उसका कुछ मेरे इस शरीर का भी कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए अगर मैं आज इस प्रैक्टिस में हूँ या बच्चों को सिखा रही हूँ और मेरा ही अभी एंगर स्ट्रेस इशू चल रहा है, तो मैं उनको भी डिलीवर नहीं कर पाऊँगी। तो बाकी टाइम से धीरे धीरे अपने आप ही चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं। मैं लोगों को बोलती हूँ एक बार योग और ध्यान में आके देखो। अच्छा, ध्यान को भी कुछ करने वाली विधि नहीं है। आप धीरे धीरे जब अपनी सांसों के ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान ही हो जाते हो। आपको ध्यान करने के लिए कुछ खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अगर भजन गाना अच्छा लगता है, किसी को शब्द करना अच्छा लगता है, पाठ करना अच्छा लगता है, उसको इसी चीज़ में आनंद आ रहा है, तो बेसिकली वो आनंद ही ध्यान है। लोगों को ऐसा लगता है कुछ एक अलग से की हुई फॉर्म, वो ध्यान है। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। सो इज इट रियली मेडिटेशन? चौंकड़ा मार के बैठ जाना ते अखां बंद कर लेनी। लेकिन फिर अगर हम ध्यान के बारे में बात करें तो ध्यान क्या चीज़ है? जो लोग पूछते ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान कोई सिंपल बैठ के कुछ करने वाली प्रैक्टिस, और वो त्रिनेत्र पे लोग बहुत स्टार्टिंग में तो लोग बोलते हैं कि थर्ड आई के ऊपर आप फोकस करो तो आपका ध्यान लग जाएगा। नहीं, हमारा ध्यान कैसे लगेगा? जब हम अपने शरीर से प्रॉपर चैनल के हिसाब से काम करें। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमें ध्यान करना है, फिर हम बोलते हैं कि अगर ध्यान करना है तो हमें कुछ थोड़ा बहुत तो फिजिकल से कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी इसी बॉडी से तो ध्यान करने वाले हैं ना। अगर हमारी बॉडी ही फिट नहीं है, मीन्स वो ही अलाइन नहीं है, तो हम ध्यान की तरफ कैसे जा सकते हैं? ये एक सिंपल आपको एग्जाम्पल में मैं बता सकती हूँ कि जैसे आपने बोला कि चौंकड़ी मार के हम 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं और फोकस करते हैं, त्रिनेत्र पे फोकस करते हैं। कई जस्ट सिर्फ आइज़ क्लोज करके बैठ जाते हैं।
तो उससे ध्यान लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। वो 5 मिनट जिसने कभी ध्यान अभी स्टार्ट किया ही नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि छोटा ब्रीदिंग के स्टेप से ही हमें स्टार्ट करना है, तो 5 मिनट के अंदर ही कभी उसकी राइट लेग, कभी उसकी लेफ्ट लेग, कभी उसका राइट फुट, कभी उसका लेफ्ट फुट वही सो जाता है और वो बोलता है कि ओहो मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा। तो दर्द आप होने ये लग बताओ जाती कि है क्या पेट पर्पज है, हिच। हमें थोड़ा सा फिजिकल को भी स्ट्रेंथ देनी है और फिर धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाना है। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰੀਟਰੀਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਝੂ क्यों ने? क्योंकि शायद रिट्रीट्स में ऐसा होता है कि लोग 2 दिन के लिए अपनी वो नॉर्मल रूटीन से आके यहाँ पे ऐसी कुछ विधियाँ करते हैं, ध्यान करते हैं या सेलिब्रेशंस करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेंशन, वरीज को भूल जाते हैं। लेकिन सेम टाइम में जब वो फिर से घर वापस जाते हैं तो वो सेम उन्हीं प्रॉब्लम्स में फिर से घिर जाते हैं। तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए इस सारी चीज़ों को कि मैं कूल रहूँ, मेरा माइंड रिलैक्स रहे, मैं खुश रहूँ, मैं ऊपर से ना हंसूँ, मैं अंदर से खुश ਮਗਰ रहूँ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ बिल्कुल ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਾਈਫ ਨਾ। बिल्कुल ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਈ बिल्कुल ਗੈਸ। बिल्कुल ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ फिर ਦੇ दोबारा ਵਿੱਚ से हमें वही वाला ਵਹੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਟਰੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। हाँ जी बिल्कुल, वो तो है ही है कि पर उसके लिए भी मैंने, जैसे मैं तो स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, प्रैक्टिस ये कोई एक दिन वाला काम ही नहीं है। ध्यान का, योग का या पाठ का वो एक दिन का काम नहीं है कि आप सिर्फ किसी डर से बैठ जाओगी भगवान या हमें वाहिगुरु पाप लगाएंगे, ये वो वाला कंसेप्ट है ही नहीं। ये तो आपको बैठना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी सांसों के लिए कुछ करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर चाहे आप रिट्रीट में जाओ, चाहे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रिट्रीट में नहीं भी गए तब भी आप खुश रहते हो। तो रिट्रीट का पर्पस ही सिर्फ इतना लोगों को अवेयर करना है कि हाँ हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं, हम अंदर से भी खुश हो सकते हैं। उसकी विधियाँ हैं, उन विधियों पे जब काम करते हैं तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी रोज एक सेलिब्रेशन है, डेली सेलिब्रेशन है। और वो सेलिब्रेशन कोई डांस नहीं हो सकता, उस सेलिब्रेशन में भी योगा नहीं हो सकता, सेलिब्रेशन साउंड हीलिंग नहीं हो सकता। मेरे लिए सेलिब्रेशन रोज खुश रहना है, रोज अपने लिए सोचना हाउ इज है। इट इवन पॉसिबल? ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਜ਼ਨ? सरेंडर। सरेंडर। मैं बचपन में छोटी, जब मैं बचपन में थी तो मेरा भगवान के ऊपर बहुत सरेंडर था और अभी भी है। सरेंडर का लोग ज़्यादातर मतलब समझते हैं कि शायद ईगो का सरेंडर, नहीं। सरेंडर मीन्स कि पूर्ण हर किसी के ऊपर आपका सरेंडर, नो किंतु नो परंतु। तो जब मान लो कि मेरा भगवान के ऊपर सरेंडर है कि वो, चाहे वाहिगुरु के ऊपर सरेंडर है कि वो ही करेंगे, तो मैं कौन होती हूँ करने वाली? मुझे सिर्फ काम करना है, जो करना है वो भगवान कर रहे हैं। हाँ, मुझे अपना कर्म ज़रूर करना है, मुझे अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो जब वो कर रहे हैं और वो हमेशा ही अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कभी आपका अच्छा कर देंगे या मेरा बुरा कर देंगे या मेरा बुरा कर देंगे या आपका अच्छा कर देंगे। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमको बहुत जल्दी में हैं, तो हमें कि नहीं, हमें तो ये चीज़ हमारी अच्छी नहीं हुई या ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, भगवान हमें ये नहीं दे रहे या भगवान हमें वो नहीं दे रहे। तो मेरा कंसेप्ट इस चीज़ में क्लियर है कि इतना सरेंडर, स्ट्रॉन्ग सरेंडर है मेरा कि मैं उसी में खुश रहती हूँ। ऊपर से ब्लेस्ड हूँ कि योग और ध्यान दोनों मेरी, चंगा होवे माड़ा होवे, बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अच्छा अच्छा रख लें और बुरा बुरा किसी को दे दें, क्योंकि अगेन बैलेंस है, हर चीज़ का बैलेंस है। मे बी अगर मेरी लाइफ में आज बहुत अच्छा हो रहा है, कल को औरों के हिसाब से, नॉट मेरे हिसाब से, कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो
मैं उसका एक्सपीरियंस कैसे लूंगी कि जो मेरे साथ अच्छा हुआ था। अगर मैंने जिन्हें खट्टा नहीं खाता उन्हें मीठे का नहीं पता, आप उसका अनुभव भी नहीं कर सकते ना। तो ये बैलेंस से ही चलेगा, और योगा इज प्योर बैलेंस। और ध्यान वो वाली अवस्था कि ना तो बुरा ना कुछ अच्छा। जी, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਨਾਈਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਨਾਈਨ એનર્ਜੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਮਿਨਾਈਨ એનર્ਜੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨਾਈਨ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਵਿਮਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸਕੁਲਾਈਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਮਿਨਾਈਨ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਵੁਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखो हमारी बॉडी में ना फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही पार्ट है बॉडी के। ओके, जैसे हम शिव और शक्ति बोलते हैं कि शिव रिप्रेजेंट करते हैं राइट, और लेफ्ट हमारी पार्वती शक्ति हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर है। हर आदमी के अंदर भी वो शिव शक्ति है, हर नारी के अंदर भी, और हर आदमी के अंदर भी। ये तो क्लियर है। अब आज की रेस में क्या लगा है कि लोगों को, लड़कियों को, या आप ये बोल सकते हो कि उनको दिखाना है कि हम भी आपको compete कर सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं, हम किसी भी आप वे में बोल सकते हो कि वो शायद अपनी उस फेमिनाइन एनर्जी को, वो इतनी ब्यूटीफुल है, उसको क्रॉस करके एक मैस्कुलाइन की ही एनर्जी को पूरा वो मतलब जीना चाहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी को दबा रही हैं अपनी। जबकि दोनों अलग अलग पार्ट हैं बॉडी में। दोनों मैस्कुलाइन जो काम कर सकता है वो फेमिनाइन भी वो कर सकती है, लेकिन पर फिर वो उसकी एसेंस को वो खत्म कर रही है। और वो इतनी, अगर जिसमें शिव और शक्ति की बात कर रही हूँ, शक्ति खुद में इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी कोमल है, आप ये बोल सकते हो इतनी कोमल है, इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। उसको क्यों मैस्कुलाइन के साथ वो एक कंपेयर करना है अपने आप को, या उसके साथ compete करना है अपने आप को? क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं, दोनों अपने आप में पूर्ण है। अधूरा कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ बैलेंस पाता है। लेकिन वो हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी दोनों है। ओके, फिर से हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर योग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस है, ये बैलेंस है। तो जब बैलेंस बना ही हुआ है तो हमें एक दूसरे को क्यों या मैस्कुलाइन को फेमिनाइन को इतना दबाना है, या फेमिनाइन को मैस्कुलाइन को इतना दबाना है? वो दोनों को बैलेंस रखना है। सेम टाइम पे आप फेमिनाइन को भी पूरा एंजॉय करो, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को भी पूरा एंजॉय करो। किसी को अपने ऊपर ना हावी होने दो, ना आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को किसी दूसरे के ऊपर मैस्कुलाइन बनने के चक्कर में अपनी फेमिनाइन एनर्जी को दबाते रहो। नहीं, आप पूर्ण रहो, बैलेंस में रहो, जो कि योग हमें सिखाता है। ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ एक पॉइंट पे जाके। बिल्कुल। अब इसमें ये है कि ये विधियां हैं, बहुत ही ऐसी मेडिटेशंस हैं जो आपकी इमोशंस को, जो आपने इतने सालों से सुप्रेस कर लिए, या फिर आप उन पर होल्ड लगाते हो, उनको मतलब आप ये बोल सकते हो कि उनको बता नहीं सकते किसी को कि मैं इस समय बहुत दुखी हूँ या मैं इस समय बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये हमारे इमोशंस ही है बेसिकली। जब हम दबा लेते हैं, चाहे वो आप उसको बोल लो कि सोसाइटी के प्रेशर से है कि मैं बहुत ज़्यादा हंसूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, फालतू में क्यों हंस रही है, या आदमी लोग जब रोते हैं तो लोगों को सोसाइटी ने बोला हुआ है कि आदमी कैसे रो सकता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैरेक्टर। लेकिन वो तो इमोशंस हैं, तो वो जब हमारे इमोशंस को दबा दिया जाता है तो वो हमें और ज़्यादा हिट करते हैं। तो यही हमारे नेचर के साथ साथ फिर वो प्रैक्टिस होते होते हम अपने आप को, अपनी बॉडी को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सी ध्यान की विधियां हैं जिससे हमारे इमोशंस को या निकाला जाता है। जी, मैं ये कोई एक दो विधियां तो दस सकते हो? जैसे मान लो आपका हंसने को, लाफ्टर को ही लेती हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि विधियाँ बहुत सी, काफ़ी विधियाँ इंटेंस भी होती हैं। मैं सिंपल सी आपको विधि बताती हूँ कि आपका हंसने को मन कर रहा है। अब बहुत से लोगों को ये माना जाता है कि हंसना तभी है, कोई पर्पस होना चाहिए, वजह होनी चाहिए, हंसने वाली कोई बात होनी चाहिए। पागल थोड़ी हो जिन्हें बिना गल तो सी चलोगे। और हम बोलते हैं कि विदाउट पर्पस हंसना है।
कि जब कोई पर्पस ना हो, क्योंकि पर्पस पे तो हर कोई हंस रहा है। पर बिना पर्पस तो हੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੀਜ਼न होना अगेन चाहिए। हर चीज की एक प्रैक्टिस है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल। ऑलवेज हंस के भी दिखा सकते हो, रो के भी दिखा सकते हो सेम टाइम पे। यस, दिखाओ। बिल्कुल। लो आप, इतना भाव, इतना सरेंडर जब आप में आ वाह। जाए तो आपकी बॉडी थोड़ी अक्खां च पानी है। बिल्कुल। तो यही है योग, हमें यही बैलेंस सिखाता है कि आप रोना भी अगर सीखे हो तो आपको हंसना भी है। तो ये कोई पर्पस तो था ही नहीं कि मैं रोऊं आपके सामने, फिर भी अक्खां च पर ये पानी आ गया। बैलेंस था। इट्स बैलेंस। भूखा काम है। ये इतना, आप ये बोल सकते हो, एक शब्द बोलो, इतना धन्यवाद उस भगवान का कि जिसने हमें इस जर्नी में रखा है। हम खुद तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। डू यू बिलीव हर एक इंसान ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ? बिल्कुल है। ਤੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुझे ऐसा लगता है कि जान के करेंगे क्या, आप उसी वाली चीज़ में बहो जिसमें भगवान आपको बहा रहा है। गो विद फ्लो। यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आपका मान लो आप पॉडकास्ट करते हो, आपका बहुत अच्छा काम है, आपको मज़ा आता है कि नहीं आता? हाँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। I'm so blessed कि ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ प्लेटफॉर्म ਦਿੱਤਾ या ਮੈਨੂੰ ਇਸ काबिल समझे कि मैं इतना तो कुछ कर ठीक पा है, रही हूँ। वो जब आपको इतना अच्छा आनंद आ रहा है ना, आपने वो उस पर्पस के लिए कभी सोचा तो नहीं कि मुझे ये चीज़ करनी थी? नहीं, मैं आप कभी विद नहीं फ्लो सोचा। आ गए। तो इसलिए सोच के कुछ किया हुआ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं होता है। अगर हाँ होता है तो उसके लिए एफर्ट लगता है। सोचो कि आज ही अगर कोई आए इंसान को बोले कि मुझे तो योग में आना है, लेकिन अगर योग में आएगा, नियम से उसको कुछ करना भी है, तो वो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो अपने मन को मारना पड़ेगा, जी। सुबह टाइम से उठना पड़ेगा, कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। अगर उसने सिर्फ सोचा ही है कि मुझे करना है, तो सोचने से क्या होगा? करने से होगा। तो ऐसा कुछ भी पर्पस नहीं जानना है हमें, सिर्फ लाइफ में ये जानना है कि हम अपने लिए कितने ज़रूरी हैं, हम आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं, आप अंदर से कितने खुश हैं, ताकि हम ये खुशी और लोगों में भी बांट सकें। अगर आज की डेट में मैं अपनी फैमिली में सपोज़ कि मैं ही एक बड़ी हूँ, तो मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, मुझे अपनी मदर को भी देखना है। अगर मैं अंदर से स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हूँ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? नेवर। नेवर। बहुत नहीं, ऐसे नहीं। लाइफ में मैं पहले भी बोल रही हूँ कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को भी होती है, पर हमारे पास सिर्फ एक टूल है यार, उसे कैसे हमें ओवरकम करना है, जो कि हम करते हैं। और हर पल में धन्यवाद जब देना आप सीख जाते हो ना, आपको कोई बोझ लगता ही नहीं। ये मैं आपके साथ भी बैठी हूँ, ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा, एक ब्लेस्ड मोमेंट है। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ, देखो परमात्मा आप ਦੇ भी कैसे ਵੱਲੋਂ। मेरे पास आए हो, रिट्रीट पे आप मेरे साथ आए हो, कैसे कौन कौन लोग आते हैं आपकी जर्नी में। और इसीलिए मैं शायद बोलती भी हूँ कि योग एक ऐसी जर्नी है जिसमें मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोग मुझे मिलते हैं मेरे सफ़र में, और वो सब फिर मेरी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। तो आप इसका एक और बेनिफिट देखिए कि योगा इज़ यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। इसके अलावा मेरे लिए एक कनेक्टिविटी बनाना है लोगों के साथ। ਤੁਹਾਨੂੰ स्ट्रेंजर्स ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ पसंद है? बहुत अच्छा। हर किसी को जानना, हर किसी के विचार कैसे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इनके साथ मिलेंगे, शायद कहीं ना कहीं अगर ये अपनी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो इनको एक अच्छा गाइड करके अगर हमारी ये सुने या समझें, तो बहुत बार ऐसे लोग हुए कि अपनी प्रॉब्लम से भी निकल चुके हैं, जो कि थी ही नहीं कभी। हम बहुत सी चीज़ें अपने अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन डाल के रखते हैं, जो कि कभी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। जब प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन भी तो साथ ही ਹੁੰਦਾ होता है, वो हमारी लेनी पर है। बट आई गेस एक साइड ब्लैंक ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एक साइड ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लियर दिख रही ਹੁੰਦੀ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमें उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करनी कि दोनों साइड ही क्लियर नज़र आए, साफ। आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छा पहन रहे हो,
आपकी बहुत अच्छी हेल्थ है, आप हमेशा खुश रहते हो, एंग्जाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बताओ, आप तो बहुत सुखी हो। और क्या चाहिए? घूम भी सेम टाइम पे रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। बिल्कुल, मेरा Right. काम है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਔਰਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ नहीं ये ना आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आज मैं लोगों में ना एक बात रखना चाहूँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। जी। ज़्यादातर लोग आके हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे वो बहुत नेगेटिव लगता है जब मैं उससे बात करती हूँ, या हम जब उसके घर में जाते हैं तो हमें बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, हमें ये होता है, हमें अच्छा नहीं लगता ये। तो मैंने हमेशा लोगों को एक चीज़ समझाई है कि हम बहुत पॉजिटिव में बोलते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें वो सामने वाला जो भी जब हमारे सामने आता है तो नेगेटिव लगता है। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि पॉजिटिव इंसान ऑलवेज पॉजिटिविटी ही ढूंढता है, नेगेटिविटी में भी। जो नेगेटिव इंसान है वो ही किसी दूसरे की नेगेटिविटी देख सकता है। तो इट मीन्स आपकी नेगेटिविटी ही उसकी नेगेटिविटी को देख रही है, तो आप भी पॉजिटिव नहीं हो। पॉजिटिव का मतलब ही हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना है। तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो शायद अपने विचारों से हो सकते हैं, पर आप उनकी एनर्जी को नहीं बोल सकते हैं कि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। अगर चलो हम मान भी लें कि उनकी एनर्जी नेगेटिव, जो लोग बोलते हैं, तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस उनको फिर पॉजिटिव करना ही है। वो प्रैक्टिस है, छोटी छोटी प्रैक्टिस से उनको हम समझाते हैं या करते हैं, तो वो भी सेम वैसे ही हो जाते हैं। पर मेरे लिए नेगेटिव वर्ड नहीं होता, मैंने कभी शायद यूज़ भी नहीं किया है अपने लिए या लोगों के लिए, कभी यूज़ नहीं किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ अटैचमेंट है किसी से? हाँ है। मैं अपनी मदर से बहुत जुड़ी हुई हूँ, और पर योग में हमें अटैचमेंट के साथ सेम टाइम पे डिटैचमेंट भी सिखाई जाती है। अटैचमेंट की पहले मैं बात करूँ तो वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। मान लो मैं इतने सालों से योग कर रही हूँ, अगर मैं जिस मैट को यूज़ कर रही हूँ तो मेरी अटैचमेंट उससे भी है। मेरी कोई एक ऐसी वस्तु जिससे मैं जुड़ के उसको संजो के रखना चाहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, वो अटैचमेंट है। अब बहुत बार मैंने अपने पर, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हम सीखते हैं, अगर हमने सीखा है, हमारा कुछ प्रैक्टिकल है, तभी हम किसी दूसरे को सिखा सकते हैं। सेम टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि मैं इतने सालों से अगर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं एक दिन जान के प्रैक्टिस को नहीं करती। वो सिर्फ इसलिए कि मुझे डिटैच होना पड़ सकता है कभी भी, तो मैं क्यों ना प्रैक्टिस करके देखूं कि मैं कर भी पाती हूँ कि नहीं। अगेन वो डिटैचमेंट भी, उसकी प्रैक्टिस भी आपका ध्यान ही है। तो मेरी माताजी से मेरी है बहुत अटैचमेंट है, लेकिन फिर सेम टाइम पे मैं डिटैच हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे मेरा काम करता है सरेंडर, कि मैं जैसे रहती हूँ या जैसे मेरे को अभी मौका है अपनी मम्मी के साथ या मदर के साथ बैठ के मिलने का या कुछ है, और कल को हो सकता है कि मतलब मैं ना बैठूँ या मेरी मदर ना बैठ पाए मेरे साथ, तो कोई नहीं, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो हर एक चीज़ जिसे आप प्यार करते हो, जब उससे आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में आ जाते हो, हाँ, पर ये भी नहीं बोल रही कि अगर अभी से मैं ऐसा करना शुरू कर दूँ, मैं अपने माइंड को उस लेवल तक लेके जाने की कोशिश में हूँ कि कल को अगर बाय चांस नहीं हुआ तो मैं रेडी हूँ या नहीं। मैं अभी से उस चीज़ के प्रैक्टिस में हूँ। ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼? बिल्कुल, कोशिश यही रहती है, बट वो नॉट फोर्सफुली, इट्स ग्रेसफुली। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਰੇ? देखो, एक्चुअली मेरा ब्रदर है छोटा, जो कि ओशो का फॉलोअर है और 97 से है। तो उनकी टीचिंग्स हमारे घर में शुरू से बताई जाती हैं, या वो हमें वर्बली बता रहा है, या कैसे हम सुन रहे हैं। तो अपने आप में सिर्फ ओशो के लिए मैं एक ही वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, वो जागृत थे। जागृत मीन्स कि वो अवेयर थे हर चीज़ में, और कहीं ना कहीं मैं अपने योग को भी
इसी के साथ जोड़ती हूँ क्योंकि योगा इज अवेयरनेस, प्रेजेंट का काम है। तो ओशो ने बहुत अच्छी जो अपनी टीचिंग्स दी है, ज़्यादातर उन्होंने प्रेजेंट के बारे में ही बात करी है। तो मेरे साथ दोनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बैठी। तो 2018 में मैंने फिर उनको समझ के उनकी टीचिंग्स को फॉलो करके और मैंने इस चीज़ पे प्रैक्टिस करी है। और दूसरा उनका जो मुझे जो बहुत पसंद आया कि लव इज़ ऑलवेज द आंसर। लव इज ऑलवेज आंसर, ऑलवेज द आंसर। सेलिब्रेशन होना चाहिए लाइफ में, आप हमेशा खुश रहो। अगर नहीं हो तो उसके लिए प्रैक्टिस की जा सकती है। बहुत उन्होंने मेडिटेशंस की ऐसी विधियां दी हैं हमें जिसको हम करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओशो के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वैसे तो बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन सिंगल लाइन के लिए अगर बोलूँ तो आई एम ब्लेस्ड। बट ओशो हमेशा ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? एक्चुअली क्या है कि कंट्रोवर्सी तो किसी भी चीज़ की भी हो सकती है, और बहुत से लोग जो कंट्रोवर्सी करने वाले हैं वो बहुत सी चीज़ें शायद क्लियर नहीं होता माइंड से कि किस चीज़ के बारे में बताया गया है और आपको क्या चीज़ उनकी फॉलो करनी है। सिंपली ओशो ने कभी किसी चीज़ के ऊपर फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करवाई है। अगर मुझे आज की डेट में मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, मैं उसको एक बताऊं कि हमारे 7 चक्रास हैं, आपको अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करना है, ठीक है। सिंपली हमारा जो पहला चक्र है वो मूलधार का है, और उससे ऊपर ऊपर जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे दूसरे चक्रास है। अगर कोई समझने वाला ये समझ रहा है कि सिर्फ मुझे मूलधारा से स्टार्ट करना और मूलधारा पे ही रहना है, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं हुआ ना। मैंने तो उसको 7 के 7 बताए हैं, वो नीचे ही है। अब जो वर्ड लोग ओपनली नहीं बोलते हैं वो सबको मालूम है कि हमारा मूलधारा चक्र किस चीज़ का है, कौन सा ओरिएंटेड है, क्या बेस्ड है, लेकिन लोग उसी चक्र के ऊपर रह गए। लेकिन ओशो ने तो और भी चक्रस के बारे में डिटेल में बताया था कि उस सिंपल हमें आत्मा से परमात्मा का हमारा मिलन है, तो हमारे चक्रस को उनको भी हमें ऊपर तक जाना है। तो इसमें कसूर उन लोगों का है जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, शायद वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्रैक्टिकल में सिर्फ इतना है कि मुझे उनकी जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो प्रैक्टिस के साथ ही मैं करती हूँ, और वो बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस हैं जो भी उन्होंने दी हैं, ठीक है। ध्यान की इतनी विधियाँ दी हैं, जो भी आपको ध्यान की विधि पसंद आए आप करो। बाकी कंट्रोवर्सी तो छोटी सी चीज़ पे आजकल वैसे ही बन जाती है। हाँ, वो मास्टर हुए हैं ऐसे टाइम में जब शायद लोग कुछ चीज़ों के ऊपर बोलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हाँ दीवार के पीछे या पर्दे के पीछे सारी चीज़ें होती थी, बट वो उन्होंने वहाँ से निकाल के सामने की तरफ रख दी, तो वो कंट्रोवर्सी के शिकार हुए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, मतलब जो मेरा समझ है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, गरीब इंसान रोटी पानी से, मतलब जहाँ तक बोला जाता है कि रोटी पानी से ऊपर ही नहीं आता, तो मैं तो उसको भी ध्यान ही बोलती हूँ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। वो अपनी एक प्रैक्टिस में है, वो अपनी एक प्रैक्टिस में ऑलरेडी है, तो वो ध्यान में ही है। कोई भी चीज़ जिसके लिए, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक चौंकड़ी लगा के बैठ जाओ और वो नेत्र पे आप ध्यान लगा लो तो ध्यान लग जाएगा, नहीं। ध्यान प्रेजेंट रहने वाली चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को पॉडकास्ट कर रहे हो, भी प्रेजेंट होके कर रहे हो, तो आप ध्यान में हो। मैं बात कर रही हूँ, अवेयरनेस के साथ बात कर रही हूँ, तो मैं भी ध्यान में ही हूँ। हाँ ये है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो कहीं रिट्रीट्स में जाएं या कहीं कुछ ऐसा पैसे जहाँ पे खर्च हो के कोई मेडिटेशन सिखा रहा है वहाँ पे जाएं। तो इसलिए बोला जाता है कि अमीर लोग पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्योंकि जितना पैसा होगा फिर उतना आपका पीस ऑफ माइंड भी खराब होगा, जितना ज़्यादा उतना आपका ध्यान बढ़ जाता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए फिर उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ध्यान करने के लिए या ऐसी विधियाँ करने के लिए जो कि उनको लगता है कि शायद ये कुछ स्पेशल ऐसी विधियाँ हमें सिखाई जाएंगी कि जिससे हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे ना। इतना ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो जितना ज़्यादा करते
उतना होता माइंड जो रिलैक्सेशन है वो तकरीबन 0 पे आ जाता है। ਜੀ ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ जी ਤਾਂ ਬਟ ਆਲਵੇਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁੱਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। हाँ जी। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो वो तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले भी बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस। ओशो की तो बहुत, अगर हम ओशो की ही बात कर रहे हैं तो ओशो की बहुत ऐसी ध्यान विधियाँ हैं जिनमें ये प्रैक्टिस सिखाई जाती है। अगर कोई, मैं नहीं कह रही कि कोई ओशो को ही आप फॉलो करो, या किसी को मैं ये बोल रही हूँ कि आप ओशो को फॉलो करो तो ही आपको ध्यान की विधियाँ आएंगी। हम कोई और भी मेथड ढूंढ सकते हैं। सपोज छोटा सा मेथड है, बहुत लोग बोलते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा क्या करते हैं कि अपना कभी बेटे पर, कभी बेटी पर, कभी हस्बैंड पे, कभी हस्बैंड वाइफ पे, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो उनको कुछ वेंट आउट तो करना ही है। तो हम सिंपली एक, मतलब मेरे स्टेप में, मेरा पर्सनल है ये, कि आप शीशे के सामने जाओ ना, वहाँ पे लगाओ ऊंची ऊंची गालियाँ जो आप चाहते हो, फ्रस्ट्रेशन में आप निकालना चाहते हो, वो आप वहीं पे जाके कर सकते हो, तो उससे भी तो आपका वेंट आउट होगा ना। ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। बिल्कुल, कुछ भी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਲਓ, हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ डायरी दे विच इदां लिख के बाहर काट दिंदी हां। बिल्कुल, जो आपको, जो साधन आपको अच्छा लगता है। तभी तो मैंने बोला कि कितनी विधियां हैं, आप कोई भी विधि ले लो। ड्राइंग बहुत पसंद है, कुछ थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है लाइफ, वो पेंटिंग पे, कैनवस पे अपने रंग उतारने शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो मेरे जैसे इंसान को, आई लव डांसिंग, कि मुझे डांस बहुत पसंद है, पर मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बहुत ही अच्छा डांस करती हूँ, पर जो अंदर से निकल रहा है मेरा भाव, चाहे मेरी बॉडी की मूवमेंट्स ही हैं, मैं उसको भी डांस ही कहती हूँ। कि उस समय प्रेजेंट में मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, वो मेरा ध्यान है जी। सिंपली तो ये विधियाँ, छोटी छोटी विधियाँ करके आप कर सकते हो हर चीज़ पे कंट्रोल। क्या चीज़ आप नहीं कर सकते हो? ਸੈਲਫ ਲਵ। हाँ, पर वो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी ना। ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਲਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ओके, हाँ जी। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? नहीं, सेल्फ लव और मतलब सेल्फ लव की अगर आप बात करो तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम सेल्फ लव को जोड़ दें कि सिर्फ अपने लिए, अपने लिए, कि सिर्फ मुझे अपना ध्यान है, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मैं ही खुश रहूँ, मेरे साथ वाला, तो मैं उसको सेल्फ लव नहीं हम बोल सकते। चलो इस पर भी हम एग्जांपल देते हैं कि आप सब लोग बोलते हैं सेल्फ लव करना चाहिए। सेल्फ लव ना बहुत अच्छे कपड़े डाल के है, ना ब्रांडेड कपड़े डाल के है, ना आपका बहुत अच्छे ब्यूटी पार्लर में चल रहे हो, वहाँ पर आप अपना कुछ करा रहे हो, वो सेल्फ लव है, या फिर आप शॉपिंग कर रहे हो, वो सेल्फ लव नहीं है। मेरे हिसाब से सेल्फ लव आप अपना कितना ध्यान रख रहे हो, फिर वहीं घूम फिर के वहीं बात आ जाएगी, आप अपने बारे में कितना सोचते हो, अपने शरीर के बारे में कितना सोच रहे हो, उसके अंदर जो आप एक वाइटल फोर्स है जिसे हम प्राणा बोलते हैं, आप अपनी सांसें बोलते हो, उसके बारे में कितना सोचते हो। हम उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करते। हम उस सेल्फ, मेरे लिए सेल्फ लव वो है जो सबसे पहले मेरी हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें अगेन मेरा माइंड है, मेरे इमोशंस हैं, मेरी अपने अंदर की सेलिब्रेशंस है। मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छे आज कपड़े डाल के कुछ ये देख लिया मैं वहाँ घूमने चली गई, नहीं, मैं इसको सेल्फ लव के साथ जोड़ती ही नहीं। तो लोग इसका शायद कहीं ना कहीं गलत मतलब लेते हैं कि बस अच्छे से बन के रहो, घूमो फिरो, खूब मस्ती मारो, किसी दूसरे को, दूसरा कहीं उसको कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, मैं तो अपना एंजॉय करूँगी। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ लव के लिए अपने आप को सही करना है।
वो मेरा सेल्फ लव है। मेरा छोटा सा सेल्फ लव एग्जाम्पल के तौर पे मैं योग करके बहुत खुश हूँ, मैं लोगों से मिलके ही बहुत खुश हूँ, मेरा लव तो वो भी है जी। तो ये वर्ड्स का डिफाइन है लोगों ने जो किया है, और कहीं ਕਈ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ गलत समझ लेते हैं। ਕੁਝ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੀ yourself। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਬਟ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਔਰ ਜਸਟ ਬੀ योर सेल्फ ਉਹ टॉक्सिक भी तो हो सकता है ना, तो उस टॉक्सिक ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। देखो पर वही हो सकता है कि आप जागे हुए हो, आप किसी दूसरे ऐसे इंसान को जगा रहे हो जिसको नहीं पता। सिंपली अगर आपके लिए वर्ड मैं अपने लिए ये वर्ड यूज़ करूँ कि बी योर सेल्फ, बी माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, लेकिन मेरे सामने जो बैठा है मैं उसकी बात नहीं कर रही, ठीक है, बट अगर मैं ये जान रही हूँ कि हाँ मुझे अपने आप में खुश रहना है, तो मुझे उसके फिर साधन भी पता होंगे जी कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, अपने आप में कैसे रह सकती हूँ। और मैं ज़्यादा अवेयर हूँ इस चीज़ के बारे में, पर जो मेरे सामने वाला वो तो अवेयर नहीं है, तो जिम्मेवारी मुझे ऐसा लगता है मेरी है ज़्यादा, या मेरे सरेंडर करने की पावर इतनी होनी चाहिए कि मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे क्या पता वो भी कल हमारी ही डेफिनेशन बोले कि बी माई सेल्फ, तो फिर उसमें क्लैश नहीं होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी एक से चलती ही नहीं। जी। इफ लव इज ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਫ ਲਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੀडम, ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ थोड़ा ਬਹੁਤਾ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ है कि नहीं? नहीं, अब आप कौन से लव की बात कर रहे हो? माँ का बच्चे के साथ भी है, उस लव की बात कर रहे हो, या हस्बैंड वाइफ का कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों में फिर थोड़ी थोड़ी चेंजेस तो है, ऐसा नहीं सबका। और बाकी हमारे लिए लव इज ऑलवेज लव। आप समझ रहे हो कि लव इज ऑलवेज लव। प्यार च बन्निया जा सकता किसी ਨੂੰ? हाँ जी, प्यार च बन्निया जा सकता किसी ਨੂੰ? नहीं, अगर प्यार में बांधा है तो फिर वो प्यार तो है ही नहीं। प्यार में कभी किसी को बांधना ही तो नहीं है, वो तो बल्कि आजाद करना है, जो कि हम थोड़ा सा फिर अगेन उल्टा समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को शायद ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसको स्वतंत्रता दे दी प्यार में तो ये शायद मेरे से दूर चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि उसको बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन लव हमेशा ये सिखाता है ऑलवेज इन फ्रीडम, कि हम जितना हाथ खुला रखेंगे उतना ही हमें ज़्यादा अच्छा होगा। कि बजाय प्यार होंदा, जिथे प्यार होंदा उत्थे जेलसी भी आ जाती है, उत्थे बंदिश भी आ जाती है। देखो ये इमोशंस हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आपका जेलसी का पार्ट खत्म हो जाएगा, आपका एंगर का पार्ट खत्म हो जाएगा, आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे, नहीं, बट वो बैलेंस में आ जाएंगे। सिंपली इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि हमें बैलेंस करना है, हमें इमोशंस रखने हैं, हमें हेट वाला इमोशन भी रखना है हमारा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आता है। अब क्या है कि वो आते हैं, कैसे आने चाहिए, हमें उन पे काम कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, वो हमें ये योग और ध्यान सिखा रहा है, हमें ब्रीदिंग सिखा रही है वो वाली चीज़ें। इसीलिए बार बार हर चीज़ घूम के मेरी वहीं पे आ जाती है, क्योंकि मैं शायद इसी चीज़ से सीख रही हूँ बहुत अच्छे से, और लोगों को भी इसी चीज़ को सिखा रही हूँ कि अगर आप इन पे प्रैक्टिस करते हो, लोग अगर शायद आज की डेट में 99.9% की गारंटी देते हैं, मैं 101% की गारंटी देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उसका रीज़न है क्योंकि जिसने योग को, ध्यान को, प्राणायाम को, या कोई भी ऐसी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को 101% के हिसाब से किया है ना, मीन्स की कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, सरेंडर के साथ, उसको बेनिफिट होगा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो बोले मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम नहीं कि अलग ने? नहीं, दोनों अलग है, बोथ आर डिफरेंट। बिल्कुल, कंप्लीटली, बिल्कुल। मेरे हिसाब से मे भी हो सकता है बहुत से लोग डिसएग्री करें, तो स्पिरिचुअल भी हो तो रिलीजियस भी हो, दोनों। बट अगेन मेरा जो हम लोगों की मेरी बात करने का जो कोर है वो इट्स कॉल्ड बैलेंस। दोनों अलग अलग हैं। अब मेरे लिए स्पिरिचुअल वो इंसान भी है कि चलता हो, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है, कोई बूढ़ा है, अगर उसे सड़क पार नहीं हो रही, मैंने सड़क पार करा दी, तो मेरी स्पिरिचुअलिटी वो है, ना कि मेरी स्पिरिचुअलिटी ये होगी कि मैं माला लेके उसका सिर्फ जाप करूं।
और सेम टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि नहीं तुम तो रिलीजन को में फेथ नहीं करते, बिलीव नहीं करते, नहीं, वो रॉन्ग है। मैं रिलीजन पे भी फेथ करती हूँ, मैं वाहिगुरु को भी सेम उस प्लेटफॉर्म पे ही मानूंगी, मैं क्रिश्चियन, मैं हर किसी को सेम उस पे मानूंगी। लेकिन अगर आप अपने मान लो हिंदू धर्म से हो या आप सिक्खी में हो या किसी में हो, आप किसी भी धर्म में रह के किसी भी चीज़ की टीचिंग की प्रैक्टिस को 101% करते हो तो आप ठीक हो। और मुझे मेरा धर्म, अगर मैं धार्मिक हूँ, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि ये धर्म सही नहीं है या ये धर्म सही नहीं है। मुझे सिर्फ अपने धर्म पे काम करना है जो मेरे लिए काम है। अगर मैंने किसी के धर्म की दूसरे की निंदा भी करी ना तो इट मीन्स मैं पहले ही धार्मिक नहीं हूँ, क्योंकि हर धर्म का इंसान अपनी टीचिंग और प्रैक्टिस कर रहा है। और वो प्रैक्टिस आपको भी मालूम है कि वो लेके कौन सा रास्ता लेके जाएगी, लेके सब परमात्मा की तरफ ही लेके जा रहे हैं या उस सुप्रीम पावर की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसे हम प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को समझ के या पाठ करके जाप करके किसी भी ढंग से उस लेवल बोल सकती हूँ वहां तक हमें पहुंचना है। तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों है, लेकिन आज के टाइम में दोनों को फिर से मिक्स कर दिया गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि माला जाप करेंगे, शायद मंत्र चैंटिंग करेंगे, रोज आधा घंटा धूप और बत्ती लगाने से होगा, नहीं। तो वो स्पिरिचुअलिटी और धर्म दोनों मिक्स कर दिया है, जबकि दोनों की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। आई थिंक इट्स अबाउट प्योरिटी। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, अपनी ਕਿਸੇ शिद्दत ਵੀ के ਚੀਜ਼ साथ। ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ बिल्कुल ਆ, बिल्कुल ਉਹ ਕਿੰਨੀ वही ਕੁ है। ਖਾਲਸ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਤਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੰਡਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। हाँ, क्योंकि शायद थोड़ा फेथ गॉड ते है ना, परमात्मा ते थोड़ा विश्वास है। अगर आपका फेथ सरेंडर अपने वाहिगुरु के ऊपर है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, वही तो करता है सब कुछ। फिर मेरा शुरू से है, बोलते जब वो कर रहा है तो अगर आपके अंदर इमोशंस दे रहा है, लव का इतना प्यारा इमोशन दिया है तो पर्पस तो फिर उसका मुझे थोड़ा सा यूज़ भी करना चाहिए ना। और हमारे लिए तो सिर्फ अगर आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मान लो आपके अंदर लव है तभी आप लव दे पाओगे, अदरवाइज तो आप भी नहीं दे पाओगे। आप भी अंदर से वैकेंट हो, आप भी बट इफ खाली आई से मेरे तो नफरत नहीं कर ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ नहीं करनी क्यों है? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ करनी चाहिए है। नहीं, पर ये सेम टाइम पे उसको भी लग सकता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, उसका फिर क्या होगा। ये तो हम समझ लेते हैं कि मेरे साथ ही जो हो रहा है गलत हो रहा है और वो सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, पर हम कभी उसके लेवल पे नहीं जाते या उसकी उस जगह पर नहीं जाते, सोच पे नहीं जाते, क्योंकि वो भी तो हमारे बारे में ये सेम सोच सकता है कि मेरे साथ गलत किया है इसने, बट हमें ऑलवेज यही लगता है मेरे साथ गलत हुआ है। तो सारी चीज़ें घूम फिर के एक ही चीज़ पे आती हैं कि हमें इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए प्रैक्टिस में तो आना ही पड़ेगा। हमें 5-5 मिनट देने ही पड़ेंगे दिन में। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट, फिर आपको खुद ही मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जब आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव अपने बॉडी में लगेंगी कि मैं सेम टाइम पे हंस भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, खेल भी रही हूँ, मस्ती भी मार रही हूँ, है ना, अपना पाठ भी कर रही हूँ, अपना सेलिब्रेशंस भी कर रही हूँ, तो फिर वो आप उस चीज़ के साथ आप रहोगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं इससे दूर जाऊँ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਗਨਰ ਨੇ ਯੋਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀबिलिटी ਦਾ इशू नहीं होता मेरे साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग यही बोलते हैं कि योगा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मेरे को स्ट्रेचिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उससे पहले कभी किया ही नहीं ना, क्योंकि हमेशा स्ट्रेंथ
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको बनानी पड़ती है। आप पहले वो इनबिल्ट नहीं होता है। जब आप उसके ऊपर आप रूटीन में प्रैक्टिस करते हो तो आप धीरे धीरे फ्लेक्सिबल भी होते हो, फ्लेक्सिबल विद बॉडी एंड विद माइंड ऑल्सो। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी बनते हो, आपकी स्टेमिना भी बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है अगेन प्रैक्टिस के साथ। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप योग करने लगे हो तो आप पहले से ही फ्लेक्सिबल हो। आप योग में आओ, आराम से आप फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बनती है, स्ट्रेंथ भी बनती है, क्योंकि वो भी एक, मैंने पहले ही बोला, वो साधना है। हमारा पर्पस, हाँ, हमें ये पर्पस ज़रूर पहले योग के बारे में समझना है कि हमारा पर्पस क्या है योग से, हमें क्या चाहिए। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं ऑलवेज यही पूछती हूँ, आप पहले योग से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग आ जाएं बोले कि मेरा तो वेट पे ही है, तो हम बोलते हैं वेट के अलावा। तो शायद एक दुक्का लोगों ने बोला होगा कि हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना है, अदरवाइज सब पहले ऐसे ही आते हैं कि हमें वेट पे काम करना है, क्योंकि योग सिर्फ वेट पे काम नहीं कराता है। योग एक प्रैक्टिस है। मेंटल हेल्थ, यस, मेंटल हेल्थ काम सेम लेवल पे करेंगे, बैलेंस फिजिकल भी होगा, मेंटल पे भी होगा, आपकी हेल्थ, सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इन बैलेंस। डाइट का भी ध्यान रखना होता नाल बिल्कुल, खाना की खाना होता है की नहीं खाना होता वो तो खैर चलो, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, बट फिर भी मैं डाइटिंग को प्रमोट नहीं करती हूँ। पहले मैं हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हूँ कि जिसमें आप सुबह उठते हो, अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इसको टाइम से करो, क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। जब आप योग में आते हैं ना, तो योग आपको पहले ही बैलेंस कर देता है। आपको क्या खाना है, कितना खाना है, वो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाता है, पर समय से खाना है, बस यही सिखाता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। चाहे आप सब कुछ खाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से लोग चीनी बंद कर गए, बहुत से लोग नमक बंद कर गए। शायद उनका जो माइंड का सेटअप है, या माइंड उनका ऐसे वो डिज़ाइन हुआ है कि हमें सिर्फ वेट पे ही काम करना है। बट अगर हम सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ के या हम अपने ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, तो वो सिग्नल देता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से काम करती है। फिर तो वो जो मोटापा है या ये सब चीज़ें, उसको हम थोड़ा सेकेंडरी करके अपने मेंटल हेल्थ पे जब काम करते हैं, तो वो ग्रेजुअली सारी चीज़ों पे ही काम होता है। डिप्रेशन ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। समय पे हमें नहीं सोते नहीं है। कभी सोचे ऐसे छोटा बच्चा भी डिप्रेस्ड हो सकता? हाँ जी, मेरे पास आते हैं 6-6, 7-7 साल के बच्चे हैं जो डिप्रेशन में, जिनके पेरेंट्स ने बोला कोविड आ गया, कोविड के बाद डिप्रेशन हो गया, शायद वो स्कूल दोबारा से ओपन हुए तो बच्चों को वहाँ जाने में फिर, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, तो उनको फिर गेट से ही थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। एक तो ऐसा मेरे पास केस आया था कि मदर फादर बोल रहे कि अभी ये स्कूल का गेट देखते ही इसको वहाँ पे चक्कर और फिट पड़ जाता है, उससे पहले तो ये नॉर्मल था। तो कहने का मतलब, हम सारी, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि अपने ब्रेन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है। या एक ऐसा, आप ये भी बोल सकते हो कि छोटे बच्चों में बहुत ही प्रेशर, आजकल कंपटीशन के प्रेशर डाल रखे हैं, शायद उनमें से जिम्मेवार हम लोग भी हैं, मदर फादर, की तुमको ये करना है, ये करना है। हम उसको एक प्राकृतिक ढंग से नहीं उस बच्चे को ग्रो करने दे रहे। मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, टीवी भी है। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ जी, बिल्कुल। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज की डेट में क्या है कि बच्चों को पता है कि मदर फादर को अगर कोई काम है या बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दे देते हैं कि चलो ये थोड़ा अपना टाइम उसमें ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं, हम तो बहुत एक्टिविटी करते थे। मेरा बचपन तो मैं खुद बोलती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा बचपन गया है। छोटी छोटी गेम्स जो भी होती थी पहले टाइम में, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम था नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो बहुत मज़ा आता था गेम्स को, क्या बोलते हैं उसको, पिट्ठू खेलना, लंगड़ी टांग खेलना, स्टापू खेलना, वो गीटे, ये सारी चीज़ें, और खूब दौड़ना भागना। कोई ऐसे नहीं कि गाड़ियां हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, स्कूल तक भी 2-2 किलोमीटर पैदल चलना, फिर हैवी बैग्स के साथ वापस आना, मतलब इंजॉयमेंट था। तो ये एक फिजिकल और मेंटल लेवल पे तब प्रैक्टिसेस होती थी, जो कि अब नहीं होती।
पहले के टाइम में पीटी भी होती थी स्कूल में, तो प्रॉपर पीटी होती थी जिसमें योग भी सिखाते थे, स्ट्रेचिंग भी सिखाते थे, हर चीज़ सिखाते थे, और हर एक्टिविटी में वो आपको मोटिवेट करते थे कि आपको करना ही करना है, चाहे वो रेस है या आपको पार्टिसिपेट करना है। आज के टाइम में ऐसी गेम्स नहीं है, या हम ये बोलें कि आज की डेट में वो कनेक्टिविटी ही नहीं है। आप कभी भी देखोगे, कभी भी आज के टाइम में 10 या 12 बच्चे इकट्ठे मिलके आपने खेलते हुए नहीं देखे होंगे। हाँ, अकेडमीज होती हैं, उनमें कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई फुटबॉल खेल रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मोहल्ले में या कहीं किसी सोसाइटी में कोई खूब सारे बच्चे आपस में मिलके खेलते, कभी नहीं देखे होंगे। उसका रीज़न है क्योंकि कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। मे भी बोल सकते हो कि अब वो टाइम भी नहीं है ऐसा, तो शायद वो एक डर भी है। तो वो अब जो है कि वो जो छोटा बच्चा है वो फ्लॉरिश हो ही नहीं रहा वैसे। काम के ऊपर अभी इतना छोटा सा है, उसके ऊपर बता दिया कि तेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को ये डिग्री करनी है, तेरे को वो डिग्री करनी है, तो माइंड के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत भार है, तो इसलिए वो डिप्रेशन में भी है। और शायद हमने अपने टाइम में कभी डिप्रेशन का वर्ड भी नहीं सुना। नहीं, हाँ, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप ये लगा लो, जो मैंने सुना है लोगों को, मेरी योगा की जर्नी 2015 से शुरू हुई थी, और 2015 के बाद ही मैंने सुना है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमिया, ये वर्ड्स मैंने सुने हैं। पहला एग्जिस्ट भी नहीं सी करते। नहीं, हमने अपने टाइम में, मीन्स अपने पीक टाइम में कभी नहीं सुने ये वर्ड्स। हम बोलते ही नहीं थे ये वर्ड्स, शायद हमें आती ही नहीं थी। आजकल इसको लोग बड़े उससे बताते हैं, बड़े कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत लग्जरी चीज़ है। मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन है, थोड़ा सा मेरा एंग्जाइटी है, मेरे को एंग्जाइटी का इशू है, लोगों को पीसीएस है, लड़कियों को पीसीओडी है, इतनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इतनी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि शायद वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और ये जो चीज़ें मैं प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है। पीसीओडी ठीक हो सकती है योगा? बिल्कुल, पीसीओएस और पीसीओडी तो 101% ठीक होती है, क्योंकि ये आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। की कारण आता है कि ये रेट बढ़ चुका है पीसीओडी पी? लोगों का बाहर का जंक फूड, नाइट शिफ्ट, जो लोग बहुत नाइट शिफ्ट लगाते हैं, वो आप ये कह लो कि अपनी क्लॉक को, अंदर वाला जो क्लॉक है उसको उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया है कि सन की एनर्जी को लेना होता है, सुबह जल्दी उठ के सन को देखना है, उस एनर्जी को लेना है, उस एनर्जी में वो सो जाते हैं, और वो मून की एनर्जी में बैठ के काम करते हैं। आप पंजाबी भी तुसी कह सकते हो जिवें उल्लू वांग जागना। नहीं, असी तो उल्लू हैगे नहीं, ठीक है। अगर बाय चांस आपको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई नाइट शिफ्ट वाले नाइट छोड़ दो, नाइट शिफ्ट छोड़ दो, लेकिन हम अगर नाइट में सुबह भी आ रहे हैं, 2:30-3 बजे आ रहे हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, सन को अपनी तरफ उगता हुआ देखो, आराम से कुछ ना कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद सो जाओ। एटलीस्ट सन को देखो। तो लोग वही नहीं देख रहे, तो फिर ये जो सारी चीज़ें डिसऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं आपको बनेगा ही बनेगा। रात सोने के लिए बनी है, दिन अगर जागने के लिए बना है, हमने रात को जागने के लिए बना दिया, दिन को सोने के लिए बना दिया। हमने वो एनर्जी ली है जो पहले ही सॉफ्ट और काम है, पर हमने एक्टिव एनर्जी ही नहीं ली मॉर्निंग की। मैं तो इतना भी लोगों को बोलती हूँ, कितने % ऐसे लोग होंगे जो सूरज को, वो जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे भी उठ जाते हैं, बट वो उगता हुआ सूरज नहीं देखते हैं, कभी नहीं। और जबकि वो इतने सालों से रेगुलर सुबह उठते हैं, नितनेमी भी हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई शब्द कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, लेकिन वो कभी सन को नहीं देखते हैं। सूरज ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕੀ हमेशा। वो अगर मैं वैसे नॉर्मल में ऐसे बात करूं कि अगर मैं दिन में सूरज को देख रही हूँ, तो आप ये देखो वो स्रोत किस चीज़ का है। अगर सूरज ना हो, ना हमारी वनस्पति हो, ना हमारी फसलें हो, ना हमारा जीवन हो, मीन्स की लाइफ फोर्स ना हो, तो उसका धन्यवाद तो होना चाहिए। एक तो उस पर्पज से देखो। दूसरा, एक एक्टिव चीज़ देखिए कि कितना अच्छा सुबह लगता है, उसकी लालिमा अलग होती है। फिर ढलता हुआ सूरज ये है कि अब ढल रहा है, लेकिन कल फिर आएगा, अगेन उसका इवनिंग में धन्यवाद होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये पर्पस है। अब हो सकता है बहुत से लोग, उसकी इवनिंग की ब्यूटी बहुत होती है, बहुत सुंदर लालिमा होती है उस टाइम भी, जैसे उगते हुए की होती है। तो बाकी पर्पस है, डिफरेंट है, पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि मॉर्निंग में तो ज़रूर देखना चाहिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ। वह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ बोलूं। बीइंग अ योगा टीचर और साउंड हीलर, मैं सबसे आपके माध्यम से भी आपकी जितनी भी ऑडियंस हैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप सुबह जल्दी उठ के एक बार योग में आके देखिए। और योग की जर्नी ध्यान तक ही जाएगी, पर आप एक स्टेप लीजिए, आप उठिए और एक बार करके देखिए मेरे कहने से, और आपका जो बेनिफिट है वो 101% होने वाला है। बट आपकी कंसिस्टेंसी, सरेंडर और डिसिप्लिन, बस कुछ चीज़ें लगेंगी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।